नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज बात करने वाले हम गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलाइंस मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। इसके कॉन्फ्रेंस कहाँ पे कब हुए हैं, इसकी कमियां क्या हैं, यानी कि दोस्त इसकी मेन कमियां क्या है, एंड इसके हम क्रिटिसाइज भी करेंगे, इसकी आलोचना भी करेंगे। लास्ट में दोस्तों इसके रिलेवेंस यानी कि प्रासंगिकता पे बात करेंगे, इसकी प्रासंगिकता क्या है आज के समय में। ठीक है दोस्त, ये टॉपिक मैं कवर करूंगा। इससे पहले क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की चैप्टर फर्स्ट की कोल्ड वॉर शीत युद्ध के चैप्टर के दोस्त मेरे लगभग 4 से 5 पार्ट्स आ चुके हैं। ठीक है, इन सभी को आपको सीक्वेंस में देखना है, जिसकी पूरी जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है अभी फर्स्ट चैप्टर की, सभी के लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं दोस्तों वीडियो को पार्ट्स में समझा रहा हूँ, डीपली समझा रहा हूँ, इस तरीके से बता रहा हूँ दोस्त, ताकि आपके सीधे खोपड़े में घुसे। एग्जाम के क्या अपने शादी होने वाले अपने बच्चों तक को पढ़ाओगे। चलिए करें स्टार्ट। चलो भाई स्टार्ट करते हैं फिर मजे से। हाँ, तो गुट निरपेक्ष क्या है क्या नहीं है, इसकी शुरुआत क्योंकि इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इससे पहले हम ये सब कुछ समझ चुके हैं अपने लास्ट वीडियो के अंदर। अगर आपने नहीं देखा जरूर देख लेना, जिसके अंदर हमने आपको ये बताया था कि किस तरीके से 1955 के अंदर बांडुंग सम्मेलन के अंदर गुट निरपेक्षता की बात कर दी गई थी। इसकी फाउंडेशन, इसकी नींव रख दी गई थी 5 देशों के नेताओं के द्वारा, जिसके अंदर भारत के जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले नंबर पे आते हैं। मिस्र और यूगोस्लाविया भी स्टार्टिंग का मेंबर है। उसके बाद दोस्तों इंडोनेशिया एंड घाना, इन 5 को मिलाकर इसके संस्थापक मेंबर बने, है ना, जो फाउंडिंग जो इसके मेंबर स्पेशली। और 1961 के अंदर बेलग्रेड सम्मेलन है, बेलग्रेड के अंदर ऑफिशियली रूप से गुट निरपेक्ष सम्मेलन, ये जो आंदोलन है, इसकी शुरुआत कर दी गई और इसका स्थापना कर दिया गया। 25 मेंबर आए उस समय, 4 मेंबर दोस्तों ऑब्जर्वर के रूप में आए थे, गेस्ट एज ए गेस्ट के रूप में 29 मेंबर थे। आज इसके मेंबर्स की संख्या जो है 120 के पास पहुंच चुकी है। इस तरीके से इसकी सफलता, इसकी व्यापकता बताती है, क्योंकि किसी भी संगठन की व्यापकता उसकी सफलता डिसाइड करती है। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना, जितना बड़ा वो संगठन, जितना बड़ा वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा, उसकी सक्सेस उसी पर डिपेंड होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि इसके मेन जो कॉन्फ्रेंस हुए हैं वो कब किस टाइम पे हुए हैं। दोस्तों ऐसे तो कहा जाता है कि अगर बहुत अर्जेंट आ गया तो मीटिंग 1 साल में हो जाएगी। ऐसे दोस्तों ऐसे 2 साल में इसकी मीटिंग करवाई जाती है, कभी कभार दोस्तों 3 साल में भी हुई है। अब दोस्तों चलिए एक बार देखते हैं इसकी मीटिंग कब और कैसे और कहाँ पे हुई है, ताकि दोस्त आपको ये समझ में आए। और काफ़ी बार दोस्तों एग्जाम के अंदर ये पूछा भी जाता है इसकी मीटिंग को लेकर, तो आप इसको कंफ्यूज ना हो। देखिए दोस्तों, एवरी दोस्तों जो 3 साल में इसकी मीटिंग हुई है, अभी हाल फिलहाल चलते जो आई है वो देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो मीटिंग है वो 1 से लेकर 6 सितंबर के बीच में 1961 में हुई थी। जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस था इसका, जो कि बेलग्रेड के कहाँ पे, बेलग्रेड में हुआ था, जो कहाँ पे रहे हैं, यूगोस्लाविया के अंदर थी दोस्तों। इस तरीके से इसकी पहली मीटिंग हुई थी, फर्स्ट समिट कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये पूरी लिस्ट सेकेंड हुआ था 5 से 10 अक्टूबर 1964 में इजिप्ट के अंदर, है ना, कायरो दोस्तों यहाँ पे हो गया। एंड थर्ड जो हुआ था वो 8 से 10 सितंबर। देखो जब भी देखना ये अगस्त और सितंबर के महीने में ही होता है, जब भी होता है ये मोस्टली जगह से ऐसा मोस्टली बार देखा गया स्टार्टिंग के महीने में। ठीक है, उसके बाद कभी कभार दोस्तों मार्च में भी हुआ है। तो जाम्बिया हो गया, एंड उसके 4th हो गया अल्जीरिया के अंदर, 5th हो गया श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका भी मेंबर है नेम का। ठीक है, एंड 6th क्यूबा के अंदर हो गया, एंड 7th इंडिया में हो गया, न्यू दिल्ली में होता है 7। ठीक है, 1983 के अंदर। तो जो इंडिया वाला है तो स्पेशली आप डाल सकते हो अपने आंसर के अंदर, आपका आंसर थोड़ा सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, एंड चलिए जो सबसे मेन दोस्तों है वो है 18 है, जो अजरबैजान में हुआ था, अजरबैजान के बाकू में हुआ था। कब? 2019 के अंदर, जब दोस्तों जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था। 2020 में दोस्त अभी तो पता है आपका मामला पूरा रफा दफा कोरोना की वजह से, अभी 2021 में होने की भी संभावना नहीं है। 2022 में जाकर दोस्त इसकी सबमिट होगी, जिसके अंदर मोदी जी फिर से पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ये दोस्त आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, तो ये आपको जो मैंने भी बताया, जैसे कि जो 12वां है, अभी एनसीईआरटी बुक में देखोगे आप तो 12वां सम्मेलन दोस्तों बुक में आपको मिलता है देखने में। एंड जो मेन जो ईरान के जो तेहरान में हुआ था 16वां सम्मेलन, ये भी आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, जिसके अंदर दोस्तों देखो जितनी भी मीटिंग हो रहा है इन सभी मीटिंग के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, एंड सबसे बड़ी बात दोस्त इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर बात की जाती है। अभी जो तेहरान में हुआ दोस्तों 16वां मीटिंग जो हुई थी ईरान के तेहरान में, यहाँ पे सबसे बड़ी बात, यहाँ पे टेररिज्म की बात करी गई एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करी गई। जितनी दोस्तों मीटिंग होती है उस समय के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉब्लम चल रही हो, करंट इश्यू पे दोस्तों बात किया जाता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ चुका होगा आई होप। एंड अब हम अपने फिर से टॉपिक पे आ जाते हैं। ये कॉन्फ्रेंस आपको समझ आ गया कि कैसे कैसे इसका कॉन्फ्रेंस होता है एवरी। ऐसे तो दोस्तों 3 साल में इसका कॉन्फ्रेंस तगड़े रूप में होता है, लेकिन हर 2 साल में इसका कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाया जाता है।
चलिए दोस्तों, अब हम स्पेशली बात करते हैं इस समय कि इसके मेन फ़ायदे क्या हैं बनाने के, क्यों उसको बनाया गया और इसके मेन फ़ायदे क्यों इसको बनाया गया, तो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि हम दोनों सुपर पावर, दोनों ब्लॉक से हम अलग रहते हुए अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते थे। हम फिर से किसी की उंगलियों पर नाचना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने एक अपना अलग ही ग्रुप बना लिया जिसको नाम दिया हमने गुट निरपेक्ष। गुटों से अलग रहने की पॉलिसी, नीति, जिसको गुट निरपेक्ष के नाम से जाना गया। नेम नॉन अलाइज्ड मूवमेंट, इसके अपने ही फायदे थे। अब दोस्तों इसके मेन फायदे क्या थे, चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहला था इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम देखो, हम किसी भी, अगर हम मान लो यूएसए में यूएसएसआर में शामिल हो जाते हैं तो इससे दुश्मनी हो जाती, यूएसए से। अगर इसमें शामिल हो दोस्तों तो यूएसएसआर से दुश्मनी हो जाती है। तो हम दोनों ग्रुपों से अलग रहते हुए, क्योंकि एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज पहले ही ऑलरेडी गुलाम रह चुके हैं, वो नहीं चाहते थे फिर से गुलाम बनना, क्योंकि इनकी बातों को मानकर प्रेशर में रहना पड़ता नहीं। हम चाहते थे दोनों से ही इकोनॉमिक हेल्प लेना, जिसमें दोस्तों अगर देखें तो हम ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी हो गया, स्पेन, पुर्तगाल हो गया, दोस्तों इन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी टाइम पे, ठीक है। तो इसलिए हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रास्ता चुना। इसलिए दोस्त अगर हम बात करें सेकंड फायदे की, हम चाहते थे संसाधनों का उपयोग करना अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अगर ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं तो हमें भी खतरा होता। मान लो हम यूएसएसआर ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं तो हमें खतरा होता दोस्त, या तो अमेरिका या अमेरिका का कोई भी साथी देश हमें कब उड़ा दे। इसलिए हम अपने रिसोर्सेज को कहाँ पे लगाते, कहाँ पे इन्वेस्ट करते, वेपन्स बनाने में, आर्मामेंट यानी कि हथियार बनाने में हमें दोस्तों दिक्कत हो जाती। इसलिए सबसे बड़ी बात यह थी, हमने अपने रिसोर्सेज को इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे खर्च किया। किस पे? हेल्थ, डिफेंस, एजुकेशन में खर्च किया, ताकि हमारा देश तरक्की कर सके, ठीक है दोस्तों। एंड नेक्स्ट हमारा जो फायदा इसके लिए है, शांति स्थापना का प्रयास। तो जहाँ जहाँ पे लगा हमें कि यूएसएसआर और यूएसए आपस में टकराव की वजह से वर्ल्ड वॉर थर्ड ना स्टार्ट हो जाए, हमने इसको कम करने की कोशिश करी। अगर दोस्त हम देखें तो अफ्रीका के अंदर जैसे अपार्थाइड की पॉलिसी से नस्लीय भेदभाव, काले गोरे की भेदभाव चल रही थी, उसको भी कम करने की हमने पूरी कोशिश करी। इस वजह से कम भी हुआ, वो देखा हुआ है ना, नस्लीय भेदभाव का, अपार्थाइड की पॉलिसी, काले गोरे में भेदभाव, नामीबिया के अंदर पूरा और साउथ अफ्रीका एंड पूरा अफ्रीका में दोस्त काले गोरे की जो पॉलिसी खत्म करी गई, भेदभाव खत्म किया गया। तो कहीं ना कहीं दोस्त हमारी एक अच्छी तगड़ी रणनीति बनाई गई है ना। एंड महाशक्तियों का विरोध ऐसा नहीं था कि दोस्त अब बड़ी बात पता क्या है, ये तीन फायदे तो आपको मैंने गिरा दिए है ना। शांति यानी कि पीसनेस को स्टैब्लिशमेंट करना चाहते थे हम, रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी था। अब इसी प्रायोरिटी में सबसे लास्ट में जो बताने वाले सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए, ये सबसे बड़ा फायदा है हमारा गुट निरपेक्ष को बनाने का। ऐसा क्यों? मान लो दोस्त अगर हम सोवियत यूनियन में ज्वाइन हो जाते, इससे ग्रुप में ज्वाइन हो जाते, तो क्या हम अमेरिका यानी दोस्तों क्या हम अमेरिका या हम यूएसएसआर की अगर कोई इसने कुछ गलत भी कर दे तो क्या हम इसका अपोज कर पाते? यही दोस्त सेम अपोजिट, हम अगर अमेरिका एक ब्लॉक में ज्वाइन हो जाते और अमेरिका कभी कुछ गलत कर रहा होता तो क्या हम अमेरिका की हम बुराई कर पाते? क्या हम अमेरिका की क्रिटिसाइज कर पाते? नहीं कर पाते ना। इसलिए दोस्त हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहते हुए हम महाशक्तियों का विरोध भी करना चाहते थे अगर वो कुछ गलत करे तो। गिरवाऊँ आपको? चलिए दोस्तों बताता हूँ। देखो जब सोवियत यूनियन ने 1979 के अंदर दोस्तों अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया। कहाँ पे? अफगानिस्तान पर दोस्तों अटैक करके कब्जा कर लिया। इस हमने रसिया का क्रिटिसाइज किया, बहुत निंदा किया हमने कि भाई रसिया सुन, तू मेरा होगा पहले अच्छा दोस्त, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान को खाली छोड़, खत्म भाई, ऐसे गलत बात है। हम अच्छे को ही अच्छा कहेंगे और गलत को गलत कहेंगे, ये कि नहीं हम बस महाशक्तियों के हाँ में हाँ मिलाएंगे। हमारी ऐसी पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। एंड दोस्तों 2003 के अंदर इराक के ऊपर अमेरिका ने अटैक कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ ऑयल्स के लिए, तेल के लिए, वेपन्स कि बहाना लगा दी इसका भाई वेपन्स बना रहा है भाई, हम तो इसके ऊपर अटैक करेंगे, हम तो फोड़ देंगे इराक को। इसने अटैक भी कर दिया, लेकिन हमने बिल्कुल क्रिटिसाइज किया इसका। क्यों? क्योंकि भाई महाशक्ति तो होगा अपने लिए, तो किसी कंट्री पर अटैक थोड़ी कर देगा भाई। हमने इसका क्रिटिसाइज किया, हम डरे तो नहीं। अगर हम अमेरिका के ग्रुप के अंदर होते तो हम क्रिटिसाइज कर पाते हैं? आप मान लो कि आप ही का दोस्तों कोई दोस्त है, आपको कुछ कर रहा है तो आप उसके हाँ में लागो, उसका साथ दोगे ना, या साले को फंसा दोगे? नहीं बेटा ये हरामी साला हमको ही पिटवाएगा, ऐसा थोड़ी करोगे। सेम यही कंडीशन दोस्तों यहाँ पे हुआ, क्योंकि भाई एक देश की लेवल पे बात है, ठीक है। तो समय समय पे दोस्त हम इसका अपोज भी करते हैं जहाँ पे भी हमें लगता। आप देखो ना दोस्तों 1956 के अंदर सुएज जो कैनल है, सुएज कैनल नाम सुना है आपने? सुएज नहर का नाम सुना? तो हाँ, ये ट्रेड एक्टिविटी के लिए सभी का जो सुएज नहर है वहाँ से ट्रेड एक्टिविटी होता है। अब हुआ क्या, मिस्र ने कहा कि सुएज नहर पे सिर्फ मेरा अधिकार है, कोई अपनी ट्रेड एक्टिविटी के लिए कोई भी शिप लेकर नहीं जाएगा यहाँ से। ब्रिटेन फ्रांस ने फोड़ दिया मिस्र को, कर दिया अटैक, ले साढ़े ज़्यादा बोलेगा तू। इसके लिए हमने ब्रिटेन का क्रिटिसाइज किया। भाई शांति से बात हो सकती थी ना, ब्रिटेन तुमने अटैक क्यों किया?
भारत ने समझाया। तो हम ब्रिटेन तो अमेरिका का दोस्त था, और अगर हम अमेरिका के ग्रुप में होते तो क्या हम ब्रिटेन का क्रिटिसाइज करते? अरे नहीं करते ना। तो इसलिए दोस्तों इसके 4 फायदे हैं जो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम जो सुपर पावर्स हैं उसका हम बिल्कुल खुलकर क्रिटिसाइज कर सकते थे। ये सबसे बड़ी हमारे लिए बात थी, ठीक है। तो दोस्तों 4 फायदे हैं। अब चलिए बात करते हैं इसका महत्व क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का महत्व क्या है। सबसे पहले दोस्त, हम दोनों ही सुपर पावर्स की कठपुतली नहीं बनना चाहते थे, उनके हम में हाथ नहीं मिलाना चाहते थे। इसलिए हम दोनों ग्रुपों से अलग रहने के लिए एक नेम बनाया जिसका नाम है गुट निरपेक्ष आंदोलन है। इसलिए ठीक है, हम कठपुतली नहीं बनना चाहते थे। ये 5 नेता दोस्तों देख सकते हो जो स्टार्टिंग के मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर। एंड हम नस्लीय भेदभाव का विरोध, जैसे आपको बताया भी मैंने, काले कोरे का जो भेदभाव चल रहा था यूरोप के अंदर, नामीबिया के अंदर जो चल रहा था उसको पूरा खत्म कराया। पूरा अफ्रीका में खत्म करवाने के लिए गुट निरपेक्ष के देशों ने अपना पूरा बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए एक मंच बनाया, सभी देश आपस में मिलेंगे, है ना, ग्रुप बनाएंगे। अब जो भी सामान मेरे पास है मैं उस देश को दूंगा, जो उस देश के पास है वो मुझे देगा। इससे क्या होगा, बिना टैक्स, बिना किसी रुकावट के दोस्त हम आपस में लेन देन कर पाएंगे। आर्थिक विकास होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, और क्या चाहिए। ऐसे ही देशों के हाथ खराब थे उस समय तो भाई। इसलिए ये 3 महत्व दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इस तरीके से पूरे विश्व में नक्शा जो गुट निरपेक्ष के देशों है दोस्त उसने पूरा बदल दिया, और इसलिए दोस्त इनका इंपॉर्टेंस बढ़ता चला गया। अब हम दोस्त मेन टॉपिक की बात करते हैं, क्योंकि इसकी बेशक अच्छाई भी है नेम की, तो इसकी कुछ कमियां भी हैं। तो पहले कमियों के बारे में बताऊंगा, है ना, मेन इसके डिसएडवांटेज क्या है, एंड इसकी दोस्तों फिर लास्ट में हम क्रिटिसाइज करेंगे, कमियों के बाद क्रिटिसाइज करेंगे, देन उसके बाद रिलेवेंस देखेंगे, ठीक है, इसका प्रासंगिकता क्या है। चलिए पहले हम बात करते हैं कमियों के बारे में। तो सबसे बड़ी कमी इसकी ये है कि इस समय जो कुछ के आलोचक हैं या वर्ल्ड में ऐसे कुछ लोग हैं जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं, जिनका ये कहना है, ये जो है ना, ये विकासशील, ये जो एशिया के कंट्री हैं जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नैम का जो मूवमेंट चलाया, और जो अफ्रीका के जो कंट्रीज़ हैं, ये ग्रुप के जो कंट्री है ना, बहुत मजबूरी थी इनकी इसको बनाना, नेम को बनाना, है ना, इनकी मजबूरी थी, इसलिए इन्होंने नेम बनाया। क्यों? क्योंकि ये किसी भी ग्रुप में ज्वाइन होना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी औकात नहीं थी। ये किसी में ज्वाइन हो जाते थे, इनको वेपन्स पे खर्च करना पड़ता, ये शक्तिहीन थे, या तो खुद पावरलेस थे, इनके पास कुछ है नहीं। तो पहला दोस्तों आरोप ये लगाया जा रहा था, ठीक है। एंड दूसरी बात ये कही जा रही थी कि इंडिया ने रसिया के साथ 1971 के अंदर फ्रेंडशिप की ट्रीटी कर ली। तो रसिया के ग्रुप के ब्लॉक के अंदर यूएसएसआर के ब्लॉक के अंदर इंडिया भी ज्वाइन हो चुका है। तो इंडिया नेम का मेंबर कैसे रहा, तो ये बात कही जाती थी। मैं दोस्तों इन दोनों ही बातों को गलत ठहराता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आप इन दोनों कमियों को जो बताया गया वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, जो क्रिटिसाइज किया गया, है ना, पहले कमियों में हम देख रहे जो कमी बताई गई, ठीक है। अब इन कमियों का आपको आंसर देना है। सबसे पहले जो ये कहा गया ये मजबूरी थी, जो नए देश आज़ाद हुए थे, तो उनको हम आंसर इस तरीके से देंगे कि जो कंट्री नए नए आज़ाद हुए हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात, देशों की नए नए आज़ाद हुए हैं, तो अगर वो किसी भी ग्रुप में ज्वाइन हो जाते तो फिर से वो गुलाम रह जाते। इसलिए इनकी वो मजबूरी नहीं थी। गुट निरपेक्षता दोस्तों कोई निडरता नहीं है, ये मतलब दोस्तों कि ये बस डर के मारे हमने ये ज्वाइन किया, ये डर के मारे हमने इसको बनाया। दोस्त ये वीरता का परिचायक है, वीर लोगों ने इसको बनाया, वीर देशों ने इसको ज्वाइन किया। इस तरीके से ये दोस्त हमारी मजबूरी नहीं थी। हम अपने संसाधनों को वेपन्स पे नहीं, हम अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर खर्च करना चाहते थे। ये कब बड़े वक्त समझेंगे, हैं? इसलिए हम दोनों ब्लॉक में ज्वाइन नहीं हुए। पहली बात तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट दोस्तों है जो आईआर की बात कही गई, यानी कि जो इंडिया और जो रसिया के बीच, यानी कि यूएसएसआर के बीच में जो रिलेशन बने और जो एग्रीमेंट हुआ, 20 सूत्रीय एग्रीमेंट, 20 सूत्रीय संधि पे, और इसके तहत 1971 में रसिया ने दोस्तों हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। इससे हमारी हिम्मत बढ़ी और हम पाकिस्तान के अगेंस्ट में दोस्तों लड़ पाए। दोस्तों 1971 के वॉर में जब इंडिया का पाकिस्तान से दोस्तों वॉर हो रहा था, तो इसी समय बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए भी स्ट्रगल चल रहा था, और पाकिस्तान का साथ अमेरिका दे रहा था। इस वजह से दोस्त हम पूरे गिर गए थे। तभी दोस्त अमेरिका जब पाकिस्तान का हेल्प कर रहे हैं, तो भाई हम अपने डिफेंस से कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थे। अमेरिका
जब पाकिस्तान कर रहा था दोस्तों 1971 में हमारा फ्रेंडशिप का एग्रीमेंट हुआ इंडिया का रसिया यूएसएसआर के साथ, और इस वजह से दोस्तों इसने हमें डिफेंस के मामले में वेपन्स के लिए हमें दोस्तों जैसे कि MiG-21 जो फाइटर प्लेन दोस्तों है, जेट फाइटर प्लेन दोस्तों, इसने हमारी हेल्प कर। जैसे कि अभी अभिनंदन जो गया था ना, वो इसी से गया था, MiG-21 से गया था पाकिस्तान में, याद है ना। फिर वापिस आया था फुल हीरो की तरह, है ना, वो तो वापस आ गया भाई, चलिए, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों देखा जाए तो सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान रखना है कि जब ये कहा गया कि अब तो ये सारे ब्लॉक में ज्वाइन हो गया, भाई हम डिफेंस अपना करेंगे ना, मजबूरी थी हमारी। अब हम अमेरिका में जो नहीं हुए तो अमेरिका इंडिया के अगेंस्ट के लिए पाकिस्तान को बीज डाल रहा था, पाकिस्तान में दाना खिला रहा था, है? तो जब पाकिस्तान को भी हेल्प कर रहा है अमेरिका, तो हम भी तो किसी से हेल्प लेंगे, अपनी डिफेंस तो हम भी देखेंगे, इसलिए हम यूएसएसआर की तरफ से अपनी हेल्प मांगी हमने, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। बेशक दोस्तों ये आरोप लगाया जाता है इंडिया के ऊपर, इस आरोप का आंसर आपको इस तरीके देना है क्योंकि हम अपनी सुरक्षा के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं, है ना। मतलब कि दोस्त हम नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से वो गड़बड़ हो, इसलिए हमने यूएसएसआर से भी हेल्प ली इस वजह से, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान की हेल्प कर रहा था, तो हमारे पास एक कंडीशन थी। ठीक है दोस्तों, तो कमियों को दोस्तों जो गिनाया गया, ये कमियां आपको, इसका आंसर आपको इस तरीके से देना होगा। आलोचना की दोस्तों हम बात करते हैं, इसको क्रिटिसाइज किया जाता है इस वजह से क्योंकि ये कहा जाता है कि जो गुट निरपेक्ष के जो देश हैं इनमें दोस्तों आपसी झगड़े चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपसी इनमें विश्वास नहीं है। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तंजानिया युगांडा के बीच में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है भाई। तो इसमें ना सही से मतलब कि आपस में देश सही से मतलब कि कहते नहीं है एक अच्छे तरीके से प्लेटफॉर्म पे आके बातचीत कर सके, होता ही नहीं है। तो गुट निरपेक्ष देशों की इस तरीके से क्रिटिसाइज की जाती है। सेकंड क्रिटिसाइज की जाती है मेल मिलाप को लेकर, तो परमाणु हथियार के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर या इन्वायरमेंट के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर, सभी गुट निरपेक्ष के देश जो हैं वो आपस में मेल मिलाप, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो एक जैसी नहीं है। कोई कभी कुछ कर रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है, कोई अब एटम बम्स बना रहा है चुपके चाप, तो कोई टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, इन्वायरमेंट की धज्जियाँ उड़ा रहा है कोई। तो इस तरीके से जो गुट निरपेक्ष के कंट्री है उनका अभी भी आपस में मेल मिलाप ना होने की वजह से इसका भी क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक है, आलोचना की जाती है। एंड दोस्तों सामूहिक दायित्व का मतलब क्या होता है, तो कोलेक्टिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो गुट निरपेक्ष के देशों के अंदर नहीं है। कैसे, देखो अभी देखो आप 120 कंट्री थी, अब 120 कंट्री जब आपस में, देखो जो मेरे पास है मैं उस कंट्री को दूंगा, जो उसके पास है जो मुझे देगा, तो हम दोस्तों क्या करेंगे, आपस में 120 कंट्री एक फंड कलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों ये फंड कलेक्ट करने के बाद हम उन कंट्री को हेल्प कर पाएंगे, गुट निरपेक्ष देशों की कंट्री को, जो नेम के कंट्री है, जो वास्तव में बहुत गरीब है और उनको बहुत नीड है इस समय फाइनेंशियल हेल्प की, किसी भी तरीके की हेल्प की। लेकिन दोस्तों अभी कुछ है ही नहीं, है ना। तो ऐसा कुछ फंड बनाना चाहिए दोस्तों, आपस में मिलकर कुछ ऐसा इमरजेंसी फंड कलेक्ट करना चाहिए, जो आप कभी कोई दिक्कत आ जाए इमरजेंसी तो हम उनकी हेल्प कर पाएँ। अब जैसे इस समय कोरोना चल रहा है, वैक्सीन के लिए महामारी चल पड़ी है, अभी दोस्तों इंडिया ने लगभग 90 कंट्री को वैक्सीनेशन दिया है, वैक्सीन सप्लाई किया है। तो हम ठीक है भाई, हम अपना भी देख रहे हैं, बाहर का भी देख रहे हैं, इस वजह से दोस्तों काफ़ी क्रिटिसाइज इंडिया को ही किया जा रहा है भाई। मुझे लगता है कि पहले हमें इंडिया के लोगों को देखना चाहिए, सब अभी यहाँ पे इंडिया शॉर्टेज चल रहा है वैक्सीनेशन का, तो पहले यहाँ पे सब कुछ पूरा हो जाए, देन तभी बाहर देखेंगे भाई। ऐसी पॉलिसी जो दुनिया के देश पे अपनाते हैं, इसीलिए 120 कंट्रीज जो है आपस में इनको एक बोलते हैं आकस्मिक कोष या कैसे दोस्तों इमरजेंसी फंड कलेक्ट करके तमाम जो ज़रूरतमंद कंट्री उनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ रिस्पॉन्सिबल कोई कंट्री है ही नहीं इस समय, वो चाहता ही नहीं है। एंड दोस्तों इसके बावजूद दोस्त अभी भी इंडिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, आज बहुत तेज़ी से वही अपना विकास कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं दोस्तों आज इनकी कंडीशन पहले जैसी नहीं रही है। अब दोस्त इन्होंने अपना बहुत तेज़ी से विकास कर लिया है, ठीक है। तो दोस्त ये तमाम तरह की कमियाँ इनकी गिनवाई जाती हैं। अब दोस्त हम बात करते हैं रिलेवेंस की, किसकी बात करते हैं दोस्त हम, अब दोस्तों हम बात करते हैं रिलेवेंस के ऊपर कि गुट निरपेक्ष देशों की क्या प्रासंगिकता है, इनकी प्रासंगिकता क्या है, इनका रिलेवेंस क्या है। पहले इस वर्ड को समझते हैं, प्रासंगिकता या रिलेवेंस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब ये आंदोलन, जब ये मूवमेंट चालू की गई थी, जब इसकी स्थापना की गई थी, उस समय इसका क्या इंपॉर्टेंस था, क्या महत्व था, और क्या उस समय के अकॉर्डिंग आज भी इसका उतना ही इंपॉर्टेंस है, आज भी इसका इतना ही महत्व है, जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया है, जब दोनों पावर्स खत्म हो गई है। तो इसका दोस्तों आपको आंसर देना है। पहले आपको मैं ये बता दूं, जब दोनों ग्रुप यानी जब कोल्ड वॉर, देखो ये बात तो जाहिर है, जब कोल्ड वॉर चल रहा था, दो ब्लॉक्स में पूरी दुनिया बटी हुई थी, दोनों ग्रुप से अलग रहने के लिए नेम को बनाया गया था। अब दो ब्लॉक्स नहीं है, इसलिए नेम को ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर जो पॉलिटिशियंस हैं उनका ऐसा कहना है। लेकिन दोस्त दोनों ग्रुप्स का ना होना
एंड कोल्ड वॉर का ना चलना ये नहीं है कि सभी प्रॉब्लम का ख़त्म हो गया, अब कोई प्रॉब्लम दुनिया में है नहीं। इसलिए आज भी इसका उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना उस समय था। क्यों दोस्तों, आज भी हम, जैसे हमने इसकी शुरुआत करी थी कि हम किसी भी कंट्री का मोहरा नहीं बनना चाहते, सेम दोस्तों इस तरीके से है, आज भी हम किसी भी कंट्री का मोहरा नहीं बनना चाहते। हम आपस में ही जो गुट निरपेक्ष के देश है, आपस में ही अपने फ्रेंडशिप के तहत जो भी हमसे जितना होगा हम आपस में लेन देन करेंगे, पहली चीज़। दूसरी बात ये दोस्त, आज भी हम डिसआर्मामेंट है, निरस्त्रीकरण, हम हथियारों को, वेपन्स को प्रमोट नहीं करना चाहते, ना ही हम उस समय करना चाहते थे, ठीक है। एंड इन्वायरमेंट दोस्तों, आज भी ये इशू उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहले हुआ करता है। आज भी दोस्तों हम चाहते हैं कि CO2 गैस कम हो, है ना, ये बे टाइम दोस्तों ये फ्लड आना एंड अर्थ, क्योंकि ये भूकंप आ जाना, ये देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए दिक्कत वाली बात है। इसलिए सभी देशों को मिलकर इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो कि आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहले था। एंड दोस्तों क्या है, HR ह्यूमन राइट, मानव अधिकार का मुद्दा आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहले था, ठीक है। तो इन जैसे मुद्दे पर दोस्तों ध्यान देने की जरूरत है ताकि देशों के अंदर का मजबूती आ सके। एंड आज जो सबसे बड़ी बात है ये है, जो सभी देशों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है, वो है आतंकवाद की दोस्तों आज भी समस्या है, तो आर्थिक विकास की समस्या आज भी है। तो इन जैसी समस्याओं को ख़त्म करना चाहिए हमें, ठीक है ना। और जैसे दोस्त जिसके लिए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू मंच जो दोस्तों रेडी किया गया, इसी के बिहाफ पे दोस्तों वो रेडी किया गया, जिसमें दोस्त आज जो मेन जो है रिलेवेंस इसका इसलिए भी है क्योंकि दोस्त जो UNO बनाया गया, UNO के अंदर दोस्तों जो 5 परमानेंट मेंबर और 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर है, इसलिए दोस्त इसको UNO में रिफॉर्मेशन की भी डिमांड है आज, जो उस समय भी थी वो आज भी है, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, चाइना, यही 5 पूरी दुनिया के भविष्य को डिसाइड करते हैं। वरना एक भी कंट्री दोस्त इसमें से नाराज हुआ तो वीटो कर देगा, पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी। इसलिए दोस्त UNO को और ज़्यादा हमें रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधित्व बनाना है इसको, और डेमोक्रेटिक बनाना है ना, यानी कि ये वीटो पावर का या तो सिस्टम खत्म करो, या दोस्त अभी इसमें जो कंट्री कैपेबल है इसमें ज्वाइन होने लायक है उनको ज्वाइन करो, जैसे ब्राज़ील हो गया एंड भारत हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, इनको भी इसमें ज्वाइन करो, ठीक है। एंड जैसे जैसे जो कंट्री हैं उस तरीके से एंड डेमोक्रेटिक तरीके से इसके अंदर कोई भी कानून इंप्लीमेंट हो, ना कि जो डेवलप कंट्री हैं जैसे जो यूरोपियन कंट्री या अमेरिका का यहाँ पे वर्चस्व रहे, उसके दादागिरी चले, ऐसा दोस्तों नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो तमाम मुद्दे, आर्थिक मुद्दे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला, या टेररिज्म का मुद्दा हो गया, एनवायरनमेंट का मुद्दा हो गया, रोजगार का मुद्दा हो गया, बेरोजगारी, महामारी, सिविल वॉर, ये मुद्दे आज भी उतने ही जरूरी है जितने पहले थे। इस बिहाफ पे कहा जा सकता है कि गुट निरपेक्ष नॉन अलाइंस मूवमेंट को आज भी बना के रखना चाहिए, और आपस में देशों को सहभागिता के द्वारा, आपस में मेल मिलाप के द्वारा ही आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ चुका होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है आपको, वो पढ़ना है इंडिया का अमेरिका के साथ रिलेशन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, शीत युद्ध के समय भारत और अमेरिका के संबंध। एंड नेक्स्ट देखना है शीत युद्ध के टाइम भारत और सोवियत संघ के साथ संबंध कैसे थे, रिलेशन यानी कि इंडो और रशिया रिलेशन यानी USSR रिलेशन कैसे थे, ठीक है। इस वीडियो को भी मैंने नीचे लिंक दे दिया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, और इस वीडियो के बाद अगर आपने रिलेशन देख लिया तो दोस्तों ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा है दोस्त। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमने कोल्ड वॉर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमने इसके रीजन्स और कॉन्सिक्वेंसेस देखे कोल्ड वॉर के, एंड थर्ड पार्ट के अंदर दोस्तों सेकंड पार्ट में हमने क्यूबा मिसाइल संकट देखा था, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट के अंदर हम इसके कारण और परिणाम, कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस देखे थे। एंड फोर्थ पार्ट के अंदर दोस्त हमने क्या देखा था, नियो वाला पार्ट। इससे पहले हमने नियो बताया था ना, न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर जो है हमारा, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, ये देखा था। फिफ्थ पार्ट के अंदर दोस्त हमने गुट निरपेक्ष आंदोलन कवर किया था। एंड सिक्स पार्ट के अंदर दोस्त ये इसका क्रिटिसाइज रिलेवेंस, ये जो वीडियो बन रही है ये कवर हुआ है। एंड सेवन्थ पार्ट के अंदर रिलेशन अमेरिका एंड सोवियत संघ के साथ। तो टोटल 7 पार्ट में ये वीडियो अपलोड हुई है चैनल के ऊपर। 7 पार्ट का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। 7 पार्ट को देख लोगे तो टॉपिक पूरी, अगर फर्स्ट चैप्टर पे आपने ज़्यादा टाइम दिया तो पूरी बुक चुटकी में समझ में आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर नहीं समझ पाए तो पूरी बुक नहीं समझ पाओगे,
क्लियर है? चलिए, आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से समझोगे। लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नोट्स का भी, साथ ही उन सभी पार्ट्स का भी जो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए। ठीक है दोस्तों, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार बनाए रखना। ये वीडियो आपको कैसे लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, लाइक करके मेरे उत्साह को बढ़ाना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना, अपने सभी साथियों और दोस्तों को बताना प्लीज़ चैनल और वीडियोज़ के बारे में, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ बना पाऊँ। दोस्तों मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।